नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे का राज खोलना अब शुरू कर दिया है। किन परिस्थितियों में उनका इस्तीफा हुआ था, उन्होंने सीधे तौर पर एक ही कारण बताया था कि स्वास्थ्य कारणों से। लेकिन एक कार्यक्रम में अब उन्होंने पिछले दिनों कहा कि स्वास्थ्य कारणों से उनका इस्तीफा नहीं था, स्वास्थ्य उनका ठीक था। इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य एक जरूरी मुद्दा है, लेकिन स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी उनका स्वास्थ्य खराब था इसलिए इस्तीफा दे दिया, ऐसा नहीं था। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही तो करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, तो देनी चाहिए। कुल मिलाकर अब जगदीप धनखड़ धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उन सारी परिस्थितियों को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे या बेनकाब करने की तैयारी कर चुके हैं, जिनकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अभी भी रहस्य है, कोई बात पता नहीं चली कि आखिर किस वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया। ये तो बात तय है, उस समय भी ये पता था कि इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, जबरन उनसे इस्तीफा लिया गया है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पद पर हो और उस पद पर उस पद को छोड़ने का कोई तुक ना हो, कोई लॉजिक ना हो, और उस व्यक्ति की कोई इच्छा भी ना हो, अचानक वो शाम को इस्तीफा, सारे दिन वो काम कर रहा हो, शाम को इस्तीफा दे दे, तो ये सामान्य बात वैसे भी नहीं होती है। यानी इसमें सीधे तौर पर यह कहा जाएगा कि उसने इस्तीफा दिया नहीं है, उससे इस्तीफा लिया गया है। तो ये बात तो तय है, लेकिन इस्तीफा क्यों लिया गया, इसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगी, पर वास्तविक वजह अभी तक पता नहीं लग पाई है। लेकिन अब लग रहा है कि जगदीप धनखड़ साहब खुद ही बता देंगे धीरे धीरे कि इस्तीफा क्यों उनको देना पड़ा, किस मजबूरी में, किन परिस्थितियों में। और अगर वो राज खुल जाता है तो ये जान लीजिए कि तहलका मच जाएगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक बहुत बड़ी घटना थी। आपको याद होगा 21 जुलाई अभी पिछले साल 2025 में, जिस दिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, उसी दिन भर काम करते रहे जगदीप धनखड़ साहब। शाम को अचानक क्या कुछ होता है, 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, उसी समय वो इस्तीफे की घोषणा कर देते हैं शाम को। और इसके पीछे बताया गया कि उनके पास कोई फोन आया अचानक, उन्होंने कहा कि तो फिर क्या मैं इस्तीफा दे दूं। उनसे कहा गया होगा फोन पर कि हाँ, आप इस्तीफा दे दीजिए। सवाल उठता है कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। हम जिन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, अब जगदीप धनखड़ साहब ही उनको बताएंगे धीरे धीरे, तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी पुष्टि होगी। लेकिन वास्तव में ये जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उस बात की पुष्टि करता है, या उस नैरेटिव का हिस्सा है, या उस व्यवस्था का हिस्सा है, जिस व्यवस्था में आप सरकार के साथ अगर हैं, सरकार का मतलब सरकार के जो शीर्ष पर है, यानी केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं, तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर हाँ में हाँ आप मिलाते हैं तब तो ठीक है, और अगर जरा सा भी आपने उसमें तर्क वितर्क शुरू कर दिया, या उनकी लाइन के जरा सा भी अगेंस्ट आप चले गए, या आप जानबूझकर नहीं भी जा रहे हैं, लेकिन उनको अगर महसूस हो जाता है कि आप उनकी लाइन से हटकर चल रहे हैं, तो फिर आपकी खैर नहीं है। आप किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हों, आप किसी भी राजनैतिक पद पर बैठे हों, सरकार के उसमें बैठे हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात और भी है, ये जो लॉयल्टी होती है, यानी ये वफादारी, ये केवल करनी नहीं पड़ती है, ये दिखानी भी पड़ती है, और आपको ये बार बार दिखाना भी पड़ता है, जैसे स्पीकर ओम बिरला साहब करते हैं, खुद जगदीप धनखड़ साहब भी करते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अचानक उन्होंने न जाने क्यों किसानों की बातों का वो जिक्र करने लगे, किसानों की तकलीफों का जिक्र करने लगे, शिवराज सिंह चौहान के सामने करने लगे, कृषि मंत्री के सामने किसानों के मुद्दे पर एक तरीके से सरकार को घेरने लगे। अब किसी भी समुदाय की दिक्कतों की अगर बात करेंगे तो सरकार तो घिरी रहेगी, और दिक्कतें हर समुदाय के पास है। तो वहां पर कितनी भी आपने तब तक वफादारी निभाई हो, पश्चिम बंगाल में जब उनको गवर्नर बनाया गया था तो उन्होंने जमकर वफादारी निभाई, और उसी स्तर की निभाई जिस स्तर की तमाम दूसरे लोग निभा रहे हैं। लेकिन जरा सा उन्होंने ट्रैक बदलने की कोशिश की, या अचानक अनजाने में ही उनसे कुछ गलतियां हो गई, उसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ गया। और इस्तीफा
उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं उनको हटाने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता था, लेकिन उस प्रक्रिया से हटाए जाने पर सरकार की बदनामी होती। दूसरी बात ये कि उनसे खुद कह देते इस्तीफा दे दे, वो नहीं देते, अगर तो नहीं देने पर उनका कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन ऐसे में क्या कोई डर था जगदीप धनखड़ साहब को? कोई वजह थी? क्योंकि अगर आप उनको हटाने की बात करते तो संवैधानिक प्रक्रिया से ही हटा सकते थे, लेकिन पद पर बने रहते हुए उनको अगर हटने पर मजबूर किया गया तो इसके पीछे और भी बहुत से कारण हैं। लेकिन जो हमने कहा है आपसे कि ये उसी एक व्यवस्था का हिस्सा है जिसमें आप जब तक वफादारी निभाएंगे तब तक तो आप ठीक हैं, आपको पुरस्कार भी मिलता रहेगा या आपको इनाम भी मिलता रहेगा। आप हरदीप पुरी साहब को देख लीजिए, उनसे तो इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है जिस मामले में पूरी दुनिया में एक से एक बड़े पद पर बैठे हुए या बड़े पद पर पहले रह चुके लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहां की देशों के कानून के हिसाब से कठोरतम कार्रवाई हो रही है। हमारे यहां उस व्यक्ति को इनाम दिया जा रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है सार्वजनिक तौर पर, और वो व्यक्ति उस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैं जेफरी एप्स्टीन से मिला हुआ हूं, 4 बार मिला हूं। हालांकि मिलने की बातें तो और भी ज्यादा है, लेकिन वो 4 बार खुद भी स्वीकार कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को। तो इसलिए कि उनके पास तमाम राज हैं, उनके पास तमाम उन्होंने काम किया है सरकार के लिए। सरकार आम को इमली कहती है तो कहते हैं हाँ बिल्कुल साहब ये इमली ही है, देखिए इसमें इमली कैसे लगी हुई है। तो तब तक वो बने ही रहेंगे उस तरीके से, चाहे जो भी हो, और उनको सरकार का समर्थन मिलता रहेगा। एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात आई कि जब आपको याद होगा कि उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही थी और सरकार ये चाह रही थी कि वो लोकसभा में एक प्रस्ताव उनके खिलाफ लाए जिसमें एक इम्पीचमेंट का, और वो प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए, चूंकि ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसके जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि ये पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की स्वीकृति से, सहमति से हुआ है। यानी इस मुद्दे पर दोनों पक्ष एक साथ हैं और एक साथ है भी उस मामले में। लेकिन राज्यसभा में 50 सांसदों को देना होता है, तो 50 सांसदों का सिग्नेचर मिला हुआ प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को मिल गया। उपराष्ट्रपति ने बता भी दिया, उसको स्वीकार भी कर लिया। अब यहां उनसे गलती शायद ये हुई कि उन्होंने सरकार से इसकी ये परामर्श उन्होंने नहीं लिया। अब ये देखिए, सरकार से परामर्श लेने की उनको जरूरत नहीं है। वो राष्ट्रपति नहीं है कि सरकार के परामर्श से चलेंगे हर चीज में, जो फैसला उनको लेना है। लेकिन यहां वो परामर्श ले रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला, और परामर्श लिया नहीं जा रहा है, उनको निर्देश दिया जाता है कि आपको यही करना है, इतने बजे आपको सदन स्थगित कर देना है, इतने बजे आपको सदन को असेंबल कर लेना है। ये सारे निर्देश आते हैं, उसी के हिसाब से काम होता है। क्यों? स्पीकर ओम बिरला के बारे में आपको पता ही है कि कैसे काम करते हैं। और पिछले दिनों आया कि पीएमओ से निर्देश गए हुए हैं कि पीएम केयर फंड पर या और कुछ मुद्दों का जिक्र किया गया कि इन पर कोई भी सवाल अगर आता है तो उस सवाल को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। यानी ये काम करना स्पीकर के सचिवालय का है, स्पीकर का है, लेकिन इसके निर्देश कहां से आ रहे हैं इसमें कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या नहीं पूछे जा सकते। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भारत को किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, भारत की नीतियों को कैसे तय करना है, भारत किसके साथ ट्रेड डील करेगा, उस ट्रेड डील में क्या क्या क्लॉजेस होंगे, ये सब कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहे हैं। उसी तरीके से अब यहां सरकार जो है वो कितनी एक बिल्कुल सारी चीजों को अपने ही हाथ में समेटे हुए है, ये दिखाई पड़ रहा है। और जो भी उससे जरा सा विचलित होने की कोशिश करेगा उसको निकाल बाहर किया जाएगा, या तो उसको मजबूर कर दिया जाएगा, या फिर उसको किसी चीज का डर दिखाया जाएगा, और तो कोई कारण हो नहीं सकता है। तो ये उस मामले में इन्होंने 50 सांसदों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब ये तो सरकार को लगा कि ये तो हमारी एकदम नाफरमानी है, हालांकि उसमें कोई उनको आदेश आया नहीं था, लेकिन सरकार ने इसको अपने ईगो पे लिया, प्रधानमंत्री ने, और प्रधानमंत्री ने ईगो पे लिया तो फिर क्या हो सकता था, उनको मजबूर कर दिया गया। उन्होंने मीटिंग बुलाई थी सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सांसदों की, शाम को विपक्ष के तो पहुंचे और सत्ता पक्ष के संसदीय कार्य मंत्री तक नहीं पहुंचे। इतनी बड़ी अवहेलना।
तो अब उसी दौरान ये कहा जाता है कि उनके पास कोई फ़ोन आता है, उस फ़ोन पर बहुत गर्मा गर्म बहस होती है। ये फ़ोन जाहिर सी बात है किस तरह का पीएमओ से ही आ सकता है। संसदीय कार्य मंत्री की भी हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बात करे, या जहां प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो वहां वो कोई बात करे, पीएमओ जहां इन्वॉल्व हो। हालांकि उससे संसद के दोनों सदनों में व्यवस्था कैसे चलनी है उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं वो संसदीय कार्य मंत्री करते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों में। लेकिन ये फ़ोन बताया जा रहा है कि वो आया कहाँ से, पीएमओ से आया, और काफ़ी गर्म हो गए जगदीप धनखड़ भी, और उन्होंने कहा कि मैं क्या इस्तीफ़ा दे दूं, तो शायद आया होगा और उन्होंने उसी गुस्से में, नाराज़गी में तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि और इस्तीफ़ा देने के बाद ये भी देखिए किस तरीके से उनका घर खाली करा लिया गया। वो कहाँ रहे कुछ पता ही नहीं, इसी दिल्ली में वो किराए के घर पर रहे, जबकि 6 महीने तक उनको एक सरकारी आवास में रहने की एक एंटाइटल्ड होते हैं पद छोड़ने के बाद, रिटायर होने के बाद, या फिर इस्तीफ़ा देने के बाद, पर उनको तुरंत बाहर कर दिया गया। और भी चीज़ें, ये भी डर दिखाया होगा कि आपने मुंह खोला तो जांच हो जाएगी। सतपाल मलिक का उदाहरण सबके सामने था, बेचारे किन परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि क्या सरकार कैसे चल रही है। विरोध, विपक्ष से विरोध नहीं बर्दाश्त कर सकती है, सत्ता पक्ष से वफादारी से ज़रा सा विचलन नहीं बर्दाश्त कर सकती है, और यही नहीं, विरोध करने वाले, खिलाफ बोलने वाले किसी व्यक्ति, किसी नागरिक, किसी मीडिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और अगर सवाल पूछा जाएगा तो उसके खिलाफ क्या कुछ होता है, ये यूथ कांग्रेस के नेताओं के साथ जो हो रहा है उसमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जगदीप धनखड़ धीरे धीरे उन सारी बातों को, उन सारी घटनाओं को खोलना शुरू कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।